आओ बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें करना है नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। फटाफट से हेडिंग डालेंगे सब बच्चे। स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो जाए, जल्दी आ जा स्क्रीन। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्या? डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। तो अभी क्या करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ में पहले इस चैप्टर का एक चार्ट बनाएंगे। बेटे चैप्टर है तो बहुत आसान, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो मुश्किल हो जरा सा भी। लेकिन वही बात है कि चैप्टर जब लेंदी हो या थोड़ा सा टेक्निकल हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसका एक ग्राफ बना लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए हमें? उसका ग्राफ बना लेना चाहिए। आओ हेडिंग डालो। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, और बेटे पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल। देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये चैप्टर अपने आप में इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैं आपको चैप्टर का एक चार्ट बनवा रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ बातें लिखा रहा हूँ इस तरह की कि जिससे कि सारी चैप्टर की कवरेज जो है वो हमारे सामने। लिखो जी फटाफट से। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं जी डेप्रिसिएशन। बी कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण है जी। नंबर थर्ड, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग का। बी पॉइंट, अगर भाई चेंज हो मेथड का, चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। भाई डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के मेथड का अगर चेंज हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंट में। नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है किसमें, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। भाई प्रोविजन और रिजर्व में किस चीज का डिफरेंस है, ये कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन है बेटे जिनका हमारे पास में एट द एंड ऑफ चैप्टर हमारे पास आंसर होना चाहिए। चैप्टर में सच बताऊं कई लोग चैप्टर कर लेते हो ना, यही नहीं पता कि चैप्टर में क्या क्या चीज है, बस एक ही चीज आती है डेप्रिसिएशन टू असेट्स और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। आओ जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बेटे कोई बच्चा अगर रह गया हो तो मुझे बता देना प्लीज, मैं मान रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है। न्यूमेरिकल्स में दो चीजें हैं। दो पार्ट है। ए पार्ट ये सिखाता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नोट करना है पीछे वाला। लो मैं दिखा देता हूँ, दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। लो बेटा नोट करते रहो। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नंबर एक बार, और फिर ये सिखाएंगे बी पार्ट।
यहाँ पर क्या है हमारी अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन कैसे होनी है, क्लियर नहीं आ रहा है? वेट, लो भाई पहले आप ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बेटे दो चीजें यहाँ पर न्यूमेरिकल में, मतलब हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकली उसमें दो ही चीज होती है। पहली बात अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। दूसरी बात अकाउंटिंग किस तरह से होगी, हमें ये सीखना। अब यहाँ पे बेटे अकाउंटिंग के दो मेथड है, नंबर 1 और नंबर 2। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के दो मेथड हैं। नंबर 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए नोट मेंटेन, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नोट मेंटेन, दूसरे वाला पार्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता है, दूसरा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब बेटे अमाउंट हमें निकालनी होती है पहले डेप्रिसिएशन की, उसके कुछ मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड है मैं उनके नाम यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। स्टडी मैट में भी सारे पॉइंट एकदम क्लियरिटी से नहीं बता रखे हैं, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी स्टडी जैसे हैं, वरना आप भी दूसरी जैसे। तो इधर ध्यान दो, पूरा फोकस करके इसको लिख लेना जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। कौन कौन से मेथड होते हैं जी, कौन कौन से डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, देखो। 1, सबसे पहले SLM। 2 WDV मेथड, ये तो आपके खूब जानने वाले हैं, आप ही के घर के पड़ोस में रहते हैं, इसको तो आप हमेशा से मिलते रहते हैं शुरू से, है ना, ये तो आपके फैमिलियर है काफी। अब इनको नोट करना शुरू करो, इनसे आपकी थोड़ी सी लड़ाई रहती है। सम ऑफ ईयर्स विजिट मेथड, नंबर 4 एन्युटी मेथड, नंबर 5 इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बेटा नंबर 6 रिवैल्यूएशन मेथड, नंबर 7 डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। MHR मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, नंबर 9 घबराना मत, ये सारे तुम्हें आ जाएंगे, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, बस इनको लिख लेना एक बार, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है, हम तो बस दो चीज करके जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं वाह हमने तो पूरा चैप्टर आ गया। वो गोलीबाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक, अपने आप के साथ में भी दूसरे के साथ में भी।
बेटे इस चैप्टर में कई बच्चों को छोड़ो, कई कई लोगों को पता ही नहीं है इसमें चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आपको बहुत तसल्ली से देखना है इस चैप्टर को, मशीन और रेट मेथड। अब अगला है प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लेशन मेथड। नंबर 10 किलोमीटर मेथड। नंबर 11 सिंकिंग फंड मेथड। नोट कर लिया क्या? प्लीज मुझे बता देना एक बार जल्दी से बच्चों। अच्छा, 4 बच्चों का नोट हो गया है। उन्होंने अंगूठे वापस ले लिए तो लगाए रखा करो। हाँ, दिया वापस ले लिया अंगूठा। हाँ अब दिखाई दे रहा ना। 4 बच्चों का तो ओके है, यहाँ भी नोट लिया। बाकी बच्चों ने नोट कर लिया क्या? तो मैं मानू नोट कर लिया। चलो आइए, आओ बेटे शुरू करें। सबसे पहली बात सबसे पहली बात, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई जिसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं पहले हमें पता तो कि कैसे किसे होता है। तो सबसे पहली बात बेटे डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे। नंबर 1 पॉइंट, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बेटे मैं आपको लिखाऊंगा छोटी, मतलब जिससे कि आपको कम से कम शब्दों में पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, लिखिए, लॉस ऑफ वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ असेट्स ड्यू टू एनी रीजन। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स या यूटिलिटी ऑफ असेट्स ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो हम ये कहेंगे कि वो एसेट्स क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई है, उस पर क्या लग गया है, डेप्रिशिएशन। अगला पॉइंट भाई, कॉजेज क्या है? कॉजेज क्या मतलब, क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 2 हेडिंग, रीजंस ऑब्लिक कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। बेटे पहले मैं आपको बता दूं, जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मिलने वाली है हमें दोबारा से सीए इंटर में। सारी बातें वहीं पर हमें फिर से सारी की सारी बातें रिपीट होंगी। एक्चुअली फिक्स एसेट्स का जो है ना एक नाम चेंज हो गया है, उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। अब ये समझ लो, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बेटे जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है।
रीजन फॉर डेप्रेशन। अच्छा, किसी भी एसेट्स की वैल्यू गिरने का क्या रीजन हो सकता है जी? सोच के देखो जरा। किसी भी असेट्स की वैल्यू के गिरने का क्या कारण हो सकता है जी? भाई या तो असेट्स बेकार हो गई हो, सीधी सी बात है, या तो असेट्स बेकार हो गई हो, या फिर क्या हो, असेट्स की वैल्यू अपने आप बैठे बैठे जो है ना कम होती जाती है। बेटे जितनी जब पुरानी एसेट्स होती जाती है, पता है आपको, उसकी वैल्यू घटती जाती है। समझना मेरी बात को। कहते हैं ना कि हमने अभी गाड़ी ली थी और शोरूम से ली, बस शोरूम से उतरती तो 50,000 रुपये रेट घट जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहता है? क्योंकि कोई भी आदमी खरीदना चाहेगा, उसको पता होगा चाहे कि सामने वाला बंदा उसी के सामने शोरूम से गाड़ी लेकर के उतरा है। भाई नई गाड़ी वैल्यू अलग ही रहती है। तो वैल्यू का गिर जाना किसी भी वजह से कहलाता है असेट्स पर डेप्रिसिएशन लग जाना। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा बेटा, प्लीज वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी, वीडियो ऑन रखिए बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, किसी भी कारण से असेट्स की वैल्यू पर गिर जाना कहलाता है डेप्रिसिएशन। और ये किन कारणों से हो सकता है? वेरी गुड आशीष, बहुत अच्छा बेटा। कई सारे कारण हो सकते हैं। आइए बेटे, मैं इसको दो कारणों में डिवाइड करता हूँ। एक तो हो सकता है एक्सटर्नल कारण, एक्सटर्नल रीजन। एक हो सकता है इंटरनल रीजन, इंटरनल रीजन। और दूसरा एक्सटर्नल रीजंस। बेटे एक्सटर्नल कारण क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल कारण मतलब जो हमारी वजह से नहीं है, बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से है। जैसे फॉल इन मार्केट प्राइस। मान लिया हमने किसी प्रॉपर्टी को किसी असेट्स को खरीदा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपने कोई गाड़ी खरीदी, सीए बनने के बाद में बेटे कोई गाड़ी खरीदी आपने। जैसे मैंने मैंने क्या किया था, तीसरी चौथी गाड़ी अपनी जो हमने चेंज की है। पहले इंडिका हुआ करती थी, फिर उसके बाद में हमने दूसरी गाड़ी ली, ये वैगनार। वैगनार में फिर से हमने दूसरी वैगनार चेंज की। ये तीसरी वैगनार ही चेंज है, क्योंकि वैगनार के अलावा मेरा किसी में मन लगता ही नहीं। तो क्या हुआ मेरे साथ में, सचमुच में ऐसे हुआ। मैंने क्या किया, वैगनार ली, नई खरीदी। अगले दिन पता चला उसके रेट गिर गए। अगले दिन मैंने कहा ये क्या हो गया? उसने कहा बाबूजी ऑफर चल रहा है। मैंने कहा तो यार एक दो दिन के बाद मेरे को दिला देता ऑफर, क्या आप ही नहीं जल्दबाजी की गाड़ी लेने की? तो क्या हुआ बेटे, 2 दिन के बाद में मेरी जैसी वैगनार पड़ोसी लेके आ रहे थे और मेरे से 50,000 रुपये कम। अब मैं उनसे ये नहीं कह सकता था कि मेरी गाड़ी जो है ना 5.5 लाख रुपए की है। क्यों? वो 5 लाख रुपए की लेके आए, सेम वही गाड़ी। तो बेटा ध्यान से, क्या हुआ फिर मेरी गाड़ी में अगर बेचने निकलूंगा तो क्या वो 5.5 लाख की बिक जाएगी? कॉमन सेंस, मतलब ही नहीं। कितने की बिक सकती है वो? कम भाई उतने की, जा सकता 5 लाख। मैं तो कहता हूँ उससे भी नीचे रेट पे जाएगी, उससे भी नीचे रेट पे जाएगी। 5 लाख में किसी को नहीं खरीदनी होगी तो खुद ही जाके शोरूम में खरीद लेगा, उससे भी नीचे में जाएगी। तो बेटा ध्यान से, तो सबसे बड़ा जो कारण रहता है ना असेट्स की वैल्यूज का डाउन होना, वो है बेटे मार्केट प्राइस का डाउन होना। नेक्स्ट, दूसरी बात, फिजिकल फैक्टर। अब ये डिपेंड करता है ना कि भाई चला कौन रहा है। जैसे मेरे हाथ में जब भी गाड़ी रहती है तो भाई साहब बहुत धनाधन धनाधन, पता नहीं कुछ गड़बड़ कभी कुछ गड़बड़। लेकिन हमारे भाई हैं विजय, अजय के भाई विजय, वो इतनी सुपर तरीके से सारी चीज मेंटेन रखते हैं, लगता है आज भी 4 साल पुरानी गाड़ी एकदम नहीं है। तो बेटे फिजिकल फैक्टर भी ना गाड़ी की वैल्यू गिराता है। आपने देखा होगा मेरी गाड़ी धुली नहीं रहती थी, आप लोग तो सेंटर पे आते थे, ज्यादातर गाड़ी ऐसी रहती थी, कई कई दिनों के बाद में धुलती थी। तो वो क्या होता है कि अब मान लो कोई देखे, मैं किसी को कह भी नहीं सकता था कि इसके रेट इतने हैं। बेटा एक फिजिकल फैक्टर भी होता है, किसी असेट्स की अगर फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है तो क्या उसके रेट अच्छे मिल जाएंगे? कॉमन सेंस, मतलब ही नहीं बैठता। तो ध्यान से रखना बेटा, फिजिकल फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है असेट्स की वैल्यू की गिर जाने में। नेक्स्ट, अगला है लैप्स ऑफ टाइम। अब मान लिया एक दो ऐसे हुए बच्चे, उन्होंने कहा नहीं सर, हम इन सब बातों के अपवाद है, हम तो बहुत अच्छे से गाड़ी को रखते हैं। अब वो बेचारे क्या करते हैं, वो गाड़ी चलाते ही नहीं,
वो गाड़ी को क्या करते हैं, उन्होंने शोरूम में खड़ा, घर में गैराज में खड़ा कर रखा है, गाड़ी को धोते हैं, चमकाते हैं, फिर वहीं रख देते हैं। और वो पंखा और करते थे, मक्खी बैठती तो उसको उड़ा देते हैं। मैंने कहा क्या करना है कि नहीं इसकी वैल्यू गिर जाएगी। मैंने कहा वैल्यू तो गिर चुकी, कितने साल पुरानी गाड़ी है, कह रहे 5 साल से हमने इसको यहीं पे बिठाया, मक्खी भी नहीं लगने दी हमने। मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो कितने की बिक जाएगी, कि जी हम 5.5 की लेके आए थे, 5.5 की बिक जाएगी, हमने मक्खी तक नहीं इस बैठने दी। मैंने कहा रहने दो, आज ये गाड़ी 3 लाख से ऊपर जाएगी, 2 लाख से ऊपर जाएगी सब। वजह बेटे लैप्स ऑफ टाइम, कोई चीज कितनी पुरानी है ये भी एक फैक्टर होता है असेट्स की वैल्यू को गिरने का। तो कुछ बेसिक बातें पढ़ के हम अकाउंटिंग पे आएंगे। असेट्स की वैल्यू का गिरना कहलाता है डेप्रिसिएशन होना। असेट्स की वैल्यू किन किन कारणों से गिरती है, पहला एक्सटर्नल रीजन, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता, मार्केट प्राइस हमारे हाथ में नहीं होता, फिजिकल फैक्टर। मान लिया गाड़ी खूब चल रही है, तो चल रही है तो क्या करें, तो घिसेगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी उड़ के चले जाएगी, अलादीन की चटाई तो है नहीं है, वो जो जिन वाली चटाई होती थी उड़ के जा रही है गाड़ी, वैसे सड़क पे चल के जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट इंटरनल कारण क्या हो सकते हैं बेटी, सोचो जरा। इंटरनल कारण क्या हो सकते हैं, एक मिनट। आइए बेटे इंटरनल रीजन फटाफट से। सबसे पहली बात तो मिसयूज। मान लिया असेट्स का यूज जो होना था वो ना होते, उसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे क्लास में अक्सर होता है, ब्रेक हो रहा है, कुर्सियां दानादन कभी इधर फेंक कभी उधर फेंक, फर्नीचर यूज हो रहा है, मिसयूज ही तो हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। हाँ एक्सीडेंटल लॉस, वेरी गुड। अच्छा और क्या हो सकता है, डू नॉट प्रॉपरली मेंटेनेंस, डू नॉट मेंटेन प्रॉपरली, भाई उसकी रिपेयर रिपेयर नहीं कराते, कई सारी चीजें हो सकती है। या फिर चेंज इन प्रोडक्शन, अब मान लें हमारे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, भाई हमने कोई एसेट ले रखी थी जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम तो अपने प्रोडक्ट की चेंज कर रहे हैं, कोई और चीज प्रोड्यूस करने में लगे, तो जो पुरानी एसेट है उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उतनी ही थोड़ा जाएगी, ऑफ कोर्स वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जाएगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो भाई जब पुरानी असेट्स है अब कौन खरीद रहा है। अब जैसे आप देखोगे आज के टाइम पे जितनी भी गाड़ी आ रही है उन सब में कैमरे लगे होते हैं। आज की गाड़ी में जितनी भी नई गाड़ी आ रही है उनमें बेटे सब में बैक वाले कैमरे लगे होते हैं, लेकिन क्या हुआ मेरी वाली गाड़ी में नहीं है। अब क्या हुआ, उतने ही रुपए में जितने में मैंने गाड़ी खरीदी है अपनी, उतने ही रुपए में अब नई कैमरे वाली गाड़ी मिलेगी, तो कोई मेरी गाड़ी की वैल्यू तो क्या उतनी रह जाएगी जितनी की मैंने खरीदी थी, मतलब ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो जाती है तो जो दूसरी एसेट्स होती है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नहीं होती उनके भी रेट घट जाते हैं। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन। मान ले बेटे कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए किसी चीज के प्रोडक्शन पे, तो वो असेट्स जो उसको प्रोड्यूस करने में लगी हुई थी क्या होगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अगला पॉइंट बेटे नंबर थर्ड। अब थर्ड पॉइंट और हम लोग को पढ़ेंगे, और ये आ गया यहाँ पर, नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट बेटे, पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन के पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन
अकाउंटिंग अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के क्या पर्पस हैं? सबसे पहली बात, अगर बेटे हमें डेप्रिसिएशन नहीं पता होगा तो पता है क्या चीजें हैं जो सही नहीं है, कौन कौन सी बातें हैं जो सही नहीं है, ध्यान से। सबसे पहली बात, किस पर्पस से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? टू नो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली बात बेटे, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता लगाने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। ध्यान रखना, थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता क्लास में, मैं आपकी थ्योरी करा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि बेटे मुझे पता है कि थ्योरी अगर कराएंगे तो शायद बच्चा ना पकावट महसूस करे, पर भाई एग्जाम में नंबर तभी आएंगे जब दोनों चीजों की तैयारी करेंगे। तो नो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, भाई अगर मान लो किसी साल का खर्चा है डेप्रिसिएशन का, तो उस साल में वो खर्चा डेप्रिसिएशन का डला रहना चाहिए कि नहीं डला रहना चाहिए? बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा ना उस साल में प्रॉफिट एक्चुअल में कितने का है। तो अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा असेट्स घिस रही है, किस साल कितनी घिस रही है। चलो जी, नेक्स्ट, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। भाई एक पैसा जो है हमने लगा दिया किसी चीज में, तो एक टाइम के बाद में वो असेट्स जो है ना खत्म हो जाएगी, तो उस असेट्स को रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना एक दिन। एक दिन तो वो असेट्स नहीं लेके आनी पड़ेगी ना, चाहे 8 साल 10 साल जो भी उसकी लाइफ है असेट्स की, उसके बाद में वो असेट्स हमें फिर से चाहिए कि तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो पैसा वहीं से लेके आएंगे जो हमने प्रॉफिट कमाया है। तो हर साल हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन डाल डाल के तो प्रॉफिट में से वो वाला पैसा इकट्ठा कर लेते हैं उस असेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। तो असेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट्स रियलिटी वैल्यू पे लागू होती है कि मैं आज वो असेट्स सचमुच में कितने की है, ऐसा नहीं कि हमने खरीदी थी कितने की थी। ट्रू एंड फेयर व्यू पे लेके आना होता है, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोग शुरू हो गए, बाकी की थ्योरी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है। एक एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल नंबर 1, बल्कि पहले हेडिंग डालिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, लो भाई, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, बेटे फटाफट से लिखो यहाँ पे एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 लिखो बेटे। कॉस्ट है असेट्स की 10 लाख रुपए की, फिक्स असेट्स की जो कॉस्ट है वो है कितने की, 10 लाख की। उस फिक्स असेट्स को कई बार क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल देगा, तो उसकी कॉस्ट है कितने की बेटा, 10 लाख रुपए की। और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से, और वो भी SLM की। इसको एक काम करो, 25% लगाते हैं, 25% पर एनम के हिसाब से, वो भी कैसे, SLM। ये हमारा एग्जाम्पल है, कहता है क्या, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड मेजर्स
लीजर्स फॉर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखें, बार बार निकल वाला चाहिए। आपको क्या करना है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना। मान लिया हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ऑफ फिक्स असेट्स, मान लिया वो है इज इक्वल टू, बेटे कैलेंडर ईयर लूंगा मैं, ठीक है ना, 1 Jan 2010 जब मैं सीए बना था 2010 में। ठीक है जी, आइए आपको क्या करना है, आपको वो ईच ईयर जो एंडिंग है, ईच ईयर एंडिंग जो है वो है इज इक्वल टू कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो करते हैं, यानी 31 दिसंबर को एंडिंग। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, आंसर सबसे पहले हेडिंग डालना आंसर में केस नंबर 1, सॉरी केस नंबर 1, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अगर बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन होता है तो कैसे अकाउंटिंग होगी। अच्छा मैं दिखाता हूँ उसका पे, हो गया, करे शुरू। आइए बेटे सबसे पहले तो जनरल एंट्री, या लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज को करेंगे। और राइट साइड में क्या करेंगे हम लोग, लीजर में। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेटे जब हम जनरल एंट्री बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहला ईयर कौन सा है हमारा, 2010। जल्दबाजी मत करना, बहुत ही आसान चीज है, बस थोड़ा सा आसानी से ये मिलेगी। आओ। लो जी, 2010 में बेटे सबसे पहले क्या हुआ, हमने असेट्स खरीदी। तो एंट्री क्या होगी, जनवरी 1 को, जनवरी 1 को एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट्स को खरीदी हमने 2010 में, एंट्री होगी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे फाउंडेशन लेवल पे तो ये काम सारे हमें किसमें करना है, कैश में। उम्मीद है आप नरेशन खुद लिख लेंगे, ठीक है। तेरी अभी क्लास में हो, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है। अच्छा मैं अभी अपनी क्लास में हूँ, तेरी है ना, ठीक ठीक। हाँ
फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे सबसे पहले बताओ कितने केसेस करेगी, प्लीज मेरे साथ साथ कोई जल्दबाजी नहीं। कई बच्चों को उन्होंने पढ़ रखा है, जैसे पढ़ रखा है बेटे मुझे सब पता है, देखो प्लीज फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बिल्कुल जीरो से मान के पढ़ेंगे। फिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर फर्स्ट ईयर एंड होगा तो क्या होगा, 31 दिसंबर को हम लोग एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। बेटा 25% का डेप्रिसिएशन का रेट है, तो पहले साल का कितना क्या डेप्रिसिएशन होगा, 2.5 लाख। एसएलएम है तो हर साल बेटे 2.5 लाख आता है। और ईयर एंड पर क्या होगा, दिसंबर 31 को ही ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। ये थी बेटे पहले साल की कहानी। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, दूसरा साल कौन सा है, 2011। वहां पे क्या होगा जी? कुछ भी नहीं, ऐसी बात होगी वहां पे भी। सेकेंड ईयर में फिक्स से फिर से तो खरीदी नहीं जाएगी, यानी बात सीधा सीधा हमारे ईयर एंड पे आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल बैलेंस होता है, लॉस होता है डेप्रिसिएशन। फिर से बेटे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितने का, 2.5 लाख का। और ये कहानी हमारी चारों उसमें चलती रहेगी। दिसंबर 31 को ही फटाफट से पोस्टिंग करो बेटे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। फिर 2010 के बाद में, 2011 के बाद में 2012। लो जी 2012 में क्या होगा, फिर से दिसंबर 31 आएगा, फिर से ये डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिर से ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा। ये लास्ट ईयर है, फोर्थ वाला। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब क्या होना है, इनका क्या बनना है बेटा, लेजर। तो चारों साल के लेजर फटाफट से बने, आओ जी। दो लेजर बनेंगे, एक तो फिक्स असेट्स वाला। सबसे पहले बेटे फिक्स असेट्स अकाउंट, अब ये पेज में बनाता हूँ, बनाकर स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बना के देखा, एक तो अपना फिक्स असेट्स अकाउंट, और दूसरा डेप्रिसिएशन। कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बेटे ये डेप्रिसिएशन वाली चीज है, ये फिर वरना दिक्कत में आ जाएगी आपकी। कॉलम कौन कौन से होंगे, लेजर वाले कॉलम पूछिए। डेट, फिर क्या अपना पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अपना अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ और अमाउंट।
आज आओ बेटे आओ, डेट particulars LF amount debit date particulars LF amount credit पोस्टिंग करो बेटे। सबसे पहले साल 2010 की पहला ईयर है हमारा 2010 2010। एंट्री क्या होगी? फिक्स एसेट्स जनवरी 1 फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की? 10 लाख के लोग बेटा। उस पर डेप्रिसिएशन लगा ईयर एंड पर। हाँ जी, दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन कितने का? 2.5 लाख। तो बेटा फर्स्ट ईयर में हमारा बैलेंस सीडीबीडी कितने का होगा जी? तो जी 10 लाख का टोटल है, 7.5 लाख का बैलेंस कैरिड डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31 टू बैलेंस डाउन 7.5 लाख रुपए मुझे हमारा जनवरी 1। ये बेटा 2011। नेक्स्ट फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा? फिर सेकेंड ईयर में ये सेम कहानी, दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए, आज कितने का? 2.5 लाख का। तो बैलेंस सीडी कितने का है? 5 लाख। 7.5 लाख में से 2.5 लाख गया, बचा कितना? 5 लाख। बेटे मुझे प्लीज बताते रहे, क्या यहाँ तक सब ओके है? किसी बच्चे को कोई ऐसी तो नहीं दिक्कत? क्लियरली समझ में ना आ रहा हो तो ये जनवरी 1 को बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा। कौन से वाले ईयर में? 2012। नहीं अभी नहीं बनाना है, बाद में ये क्वेश्चन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से करेंगे। अभी पहले विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, उसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे इसलिए तो रुका हूँ। टू बैलेंस ब्रोट डाउन बताओ बेटे कितने का? 5 लाख का। तो यहाँ पर दिसंबर 31 को क्या हुआ? बाई डेप्रिसिएशन कितना? 2.5 लाख। फिर बेटे कितने का बैलेंस शीट? भाई 5 लाख में से चला गया कितना? 2.5 लाख। तो बच कितना गया बच्चों? 2.5 लाख। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2.5 लाख। दो 2012 की बात नहीं हो गया बेटा, 2013। जनवरी 1 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन बेटे वही लास्ट ईयर है
2.5 लाख खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। नेक्स्ट, अगर इसी चीज को मैं देखूं, अब मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन के लेवल पोस्टिंग करना है। ईच ईयर में हमें पोस्टिंग करनी है डेप्रिसिएशन के लेजर में। जरा करना बेटे फटाफट से, डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट पोस्टिंग एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट दिसंबर 31 को टू फिक्स्ड असेट्स 2.5 लाख रुपए, बेटे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए। बेटे ये कहानी इनकी हर साल चली, चारों साल में सेम एंट्री रिपीट हुई है। 2011, 2012, 2013, depreciation to fixed assets. December 31st by P&L, December 31st। इसका कनेक्शन टूटा है कृष्णा का, 2.5 लाख टू फिक्स असेट्स 2.5 लाख बाई P&L ढाई लाख टू फिक्स असेट्स। तो ये थी बेटे कहानी यहाँ तक की, डेप्रिसिएशन लगाने की। ओके, वेरी गुड बेटा। अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसमें पता क्या हुआ, उसमें डेप्रिसिएशन को हमने फिक्स एसेट अकाउंट से घटा रखा है डायरेक्ट। देखो ध्यान से, तो मैं अगर देखूं हर साल के एंड में फिक्स एसेट्स हमारी घटने के बाद बच रही है 7.5 लाख पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में 5 लाख, तीसरे साल के एंड में 2.5 लाख, अगले वाले साल में फिर खत्म नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे आओ हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है चारों साल की, अगर हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की जरूरत पड़े बनाने की, तो कैसे बनाएंगे जी? माना जाए कौन बच्चा है जो सबसे होशियार है, देखो तो सही जरा। बेटे मैं कॉलमनर फॉर्म में बना रहा हूँ, मतलब मैं एक ही साथ में 4 कॉलम बना दूंगा चारों ईयर की, ठीक है? समझ जाना कि हर ईयर की अलग कहानी है, ये तो बस समझाने के पर्पज से बनाई जा रही है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। कॉलमनर फॉर्म बोलते हैं इसको, कैसे बोलते हैं? कॉलमनर फॉर्म। इंटर में जाकर के आपको ऐसे बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक जो चैप्टर है इसे ब्रांच वगैरह के, वहां पर ऐसी बातें दिखती है। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा ईयर 2010, ऊपर है जी ट्रेडिंग और नीचे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटे कितना कितना कहाँ कहाँ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, फर्स्ट ईयर में गया 2.5 लाख, हाँ जी बेटे। सेकंड ईयर में भी तो 2.5 लाख गया,
थर्ड ईयर में भी 2.5 लाख गया, फोर्थ ईयर में भी 2.5 लाख गया, 2010, 2011, 2012, 2013। हर ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया? और अब है अब तक बैलेंस। मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच रहा हूँ बेटे, तब तक आप इसको नोट कर लो, और जिन्होंने कर लिया वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना। ये जो पहला मेथड है जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, ये जो बेटे पहला मेथड है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, इस मेथड के अंदर फिक्स असेट्स को हमें कैसे दिखाना है जी? ऐसे बेटे फिक्स असेट्स अकाउंट का बैलेंस हमें बैलेंस की शीट में दिखाना है। फिक्स्ड असेट्स नेट बैलेंस दिखाना है। भाई फर्स्ट ईयर के एंड में कितने का बैलेंस बचा? भाई फर्स्ट ईयर के एंड में कितने का बैलेंस बचा? पहले साल के एंड में बचा था 7.5 लाख, दूसरे में 5 लाख रुपए, फिर 2.5 लाख और फिर 0। ये है चुका। अब अगर मैं इसी चीज की बात करूं, क्या केस नंबर 2, मतलब सेम क्वेश्चन विद केस नंबर 2 हम लोग कर लेंगे। आज शुरू करें? आओ बेटा शुरू। किसका कनेक्शन टूटा जी? अब गौरी का। चलिए केस नंबर 2, अगर बेटे प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब कैसे करेंगे? समझो शुरू बात। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो तब होगी 2010, फिर बेटे 2011, 2012 और 2013। 2010 में बेटे जब हम ध्यान रखना, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठा करते चलेंगे, ना कि फिक्स से घटाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या सर बताओ? मैंने कहा सबसे पहली बात हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? भाई हम करेंगे फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने कहा कि कितने की खरीदी? 10 लाख की। अगर हम सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे मेथड से जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट नहीं मेंटेन हो रहा है, बेटे अकाउंटिंग तो आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी बहुत सेल परचेज की एंट्री रह जाएगी जहां फिक्सेस को बेचते हैं। ठीक है शुभम, रजत कैमरा ऑन करो, आशीष, हृदय कैमरा ऑन करो।
जल्दी जल्दी। यस, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। आओ इधर, एंट्री बताओ क्या हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो क्या होगी, जल्दी बोलो सारे बच्चे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। मत बोलना, मन कर रहा है ना बार बार फिक्स से बोलने का। हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वेरी गुड आशीष। आशीष बोल रहा था बस खाली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। गुल्लक, ये क्या एक तरह का गुल्लक है। हमने फिक्सेस को घटाया नहीं, सारा डेप्रिसिएशन हमने इसमें इकट्ठा कर दिया। तो फिक्स असेट्स का जो भी डेप्रिसिएशन है, तो साहब ये कह रहा हूँ कहाँ पे जाएगा ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। आओ जी, तो पहले साल का कितना हो गया बेटा, 2.5 लाख। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री क्या होगी, पीएनएल में भेज देती भाई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। नेक्स्ट बेटे, सेकेंड ईयर की मैं बात करूं तो सारे बच्चे बताएंगे। मैं बताता हूँ, सेकेंड ईयर में फिर से हम एंट्री करेंगे फिक्सेस को खरीदने की। बताओ ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, ये तो जनवरी 1 की एंट्री थी, ये दोनों एंट्रियां दिसंबर 31 की हैं। अब हमारी बात सीधा ईयर एंड पर दिसंबर 31 को होगी। एंट्री सेम होगी बेटे, बार बार रिपीट होगी। फटाफट से देखो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 2.5 लाख। नंबर 2, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। नेक्स्ट, फिर से वही करना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए। नंबर 2 बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। बेटा अगर ये हो गया, आओ जी जरा फटाफट से हम लोग लेजर बनाओ। अब की बार किसका विकेट गिरा, ये धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। सही बताऊं तो बोर हो रहे हैं ना, क्लास में तो चुटकुले सुनाता रहता था, है ना। हाँ, आओ जरा बनाओ लेजर। पढ़ने बिठाता हूँ, सबसे अच्छी नींद आती है, कभी भी देख लेना, बहुत बेहतरीन नींद आती है। चला लो जल्दी आओ। सबसे पहले हेडिंग डालो, वो लेजर बनाओ, फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओ लेजर। फिर अगला लेजर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम एलएफ सॉरी जेएफ, फिर अगला कॉलम अमाउंट डेबिट,
बेटा डेट का कॉलम, बेटा पार्टिकुलर्स फिर जेएफ और फिर अमाउंट। लो जी एंटर करो। और एंट्री करो डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेबिट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री सबसे पहले बेटे 2010 2010 है। कौन सा ईयर है हमारा? 2010। जनवरी 1 को एंट्री हो रही है टू बैंक 10 लाख रुपीज। बेटा इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नाम की चीज फिक्सेस से घट नहीं रही है, तो हमारा यही बैलेंस शीट हो जाएगी। दिसंबर 31 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रहती है। इसमें यहाँ पे क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का बैलेंस रहेगा। कौन सा? कॉस्ट का। वीडियो ऑन करो आशी, हृदय जल्दी जल्दी करो। देखो यही बैलेंस शीट वीडियो में कर दो बेटे, चारों साल में फटाफट। यही बैलेंस शीट वीडियो होता रहेगा। टू 2012 टू बैलेंस बोल रहा हूँ बेटा, ये जनवरी को होगा हमेशा बैलेंस शीट। अभी पोस्ट आती रहेगी सन अकाउंट में बाय बैलेंस शीट। टू बैलेंस बोल रहा हूँ 10 लाख। लेकिन चारों साल के लिए हमने ऐसे बोर्ड फॉलो कर दिया। आलस्य मैं बताना बिल्कुल भी, मैं पहले बता रहा हूँ, ये भले ही रिपीटेशन हो लेकिन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं कि अगर सुसाइड करनी हो अकाउंट में तो डेफिनेटली का चैप्टर मत करो। तो देख लो, रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हमें पूरा फोकस से करना है। क्वेश्चन बताते हैं जी। बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आओ बच्चों। तो 2010 एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अपॉन डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कितना? 2.5 लाख। टू बैलेंस करेगा। टू 2011 करो 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 करो, जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। दिसंबर, ये तो हो गया जनवरी 1 को। तो बेटे दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन 2.5 लाख।
2012 बाई बैलेंस 2000। अरे इसमें तो टोटल 5 लाख है ना, 2.5 लाख तो दिया। 5 लाख, 5 लाख हम बताओ बेटा दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। 2013 बाई डेप्रिसिएशन। कितने का हो गया था? 10 लाख। बेटे यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब ये भाई बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? आइए कैसे दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट में? आइए लिखते हैं। फटाफट से कॉलम खींचो बेटे चारों साल के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पे चारों साल का फॉर्मेट हमने खींच लिया अभी। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो 2010, 2011, 2012, 2013 बेटा ट्रेडिंग अकाउंट तो अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल अलग। तो टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बेटा ये है आपकी बैलेंस शीट। कौन बच्चा क्लास के बाहर घूम के आया है? 2010, 2011, 2012, 2013 फिक्स्ड असेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा इस तरह से दिखाएंगे बच्चों को 10 लाख माइनस 2.5 लाख मिल 10 लाख माइनस 5 लाख
इज इक्वल टू 5 लाख, 10 लाख माइनस 7.5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, 10 लाख माइनस 10 लाख। ये तरीका होगा मुझे दिखाने का जब प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज मुझे थोड़ा छोटी क्लास लेनी है, ठीक है, मुझे थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो मैं अभी जो है क्लास यहीं पे रोकने वाला हूँ। किसी को बच्चे को कुछ दिक्कत यहाँ पर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? 2010 वाली में लिंक क्यों नहीं था? अच्छा हाँ, सही कह रहे हो, 2010 वाली में लिंक थोड़ा आएगा। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। बस सिर्फ 24 आपने गलती पकड़ी गई, बाकी सबने नहीं पकड़ी, बाकी सबको गुड मॉर्निंग। 7.5 लाख गलती से लिखा गया है। कृष्णा भी आ गई। हाँ जी, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं थोड़ा, ठीक है ना बच्चों? अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात, किसी को अगर बैकअप चाहिए तो बताओ। मैं काम करना बंद कर दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग बेटे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय।